पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली दफा बनारस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र के मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया। ये किचन 24 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसमें रोजाना 1 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जा सकेगा। 8 जुलाई से डेली 25,000 बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया जाएगा। 6 महीने बाद इसकी क्षमता बढ़ाकर 1 लाख कर दी जाएगी। इस बीच बच्चों से संवाद करते हुए एक पल ऐसा भी आया जब एक बच्चे ने अपने हुनर से प्रधानमंत्री मोदी का मन मोह लिया। इसके बाद मोदी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस समागम में उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के बारे में चर्चा होगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी अपने विचार रखे। हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं। मैं आज दिन बिता रहा हूं, एग्जाम ले रहा हूं, कॉन्वोकेशन कर रहा हूं। क्या यही मैं जिस पद पर हूं वही काम है? क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी संस्थान खड़ी करके जाऊंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूल कॉलेज में आएगा, आजादी के जब 100 साल होंगे, जब वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा, तब मेरा देश वहां पहुंचेगा। मैं वो व्यवस्था आज पैदा करके जाऊंगा। शिक्षा समागम के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के सिगरा में मौजूद डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे। यहां पर उन्होंने 1774 करोड़ की लागत से कुल 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में वाराणसी के नमो घाट का पुनर्विकास, दासपुर में 600 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निर्माण और शहर में जलापूर्ति और सीवरेज में सुधार संबंधी कार्य शामिल हैं। दूसरी सुर्खी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से। 7 जुलाई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की शादी मुख्यमंत्री आवास पर रीति रिवाज से संपन्न हुई। शादी में सीमित लोगों को न्योता दिया गया था। इस लिस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और संजय सिंह का नाम भी शामिल था। परिवार समेत पंजाब पहुंचे केजरीवाल ने भगवंत मान की तरफ से एक पिता द्वारा शादी में की जाने वाली रस्मों को अदा किया। गुरप्रीत से भगवंत की मुलाकात साल 2019 में हुई थी। इसके बाद गुरप्रीत ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी भगवंत मान के लिए प्रचार किया और इस साल जब वो सीएम बने तो शपथ ग्रहण में भी गुरप्रीत दिखाई दी थी। 32 साल की गुरप्रीत कौर पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने हरियाणा के मार्कंडेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान से MBBS की पढ़ाई की है। 48 साल की भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। इससे पहले वो अपनी पहली पत्नी इंद्रजीत कौर से साल 2015 में तलाक ले चुके हैं। फिलहाल इंद्रजीत अपने एक बेटा और बेटी के साथ अमेरिका में रहती हैं। अगली सुर्खी का संबंध है इस साल के अंत में होने वाली G20 समिट से। भारत ने G20 समिट के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को नया शेरपा बनाया। इस पद पर वो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। शेरपा G7 और G20 शिखर सम्मेलनों में किसी देश के प्रमुख या उस देश की सरकार के प्रमुख का एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। इन बैठकों में शेरपा सम्मेलन होते हैं जहां कई तरह के संभावित समझौते निर्धारित किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीयूष गोयल पर राज्यसभा के नेता समेत अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं और संभावना है कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता करे। ऐसे में भारत को एक फुल टाइम शेरपा की जरूरत है। इसीलिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को ये नियुक्ति मिली है। आपको बता दें कि अमिताभ कांत लगभग 6 साल तक नीति आयोग के CEO रहे और पिछले महीने उनका एक्सटेंशन भी खत्म हो चुका था। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। सियासी उठापटक जारी है। उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि उनकी पार्टी के 18 सांसदों में से कम 12 नए हुक्मरान की तरफ देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे के
खेमे में जा सकते हैं। अभी सुगबुगाहट है। फिर ये भी खबर आई कि एक सांसद ने उद्धव से आह्वान कर दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें, बाल ठाकरे की लेगेसी को फॉलो करें, जिन्होंने पार्टी लाइन से इतर प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। दूसरी खबर लोकसभा के मोर्चे से आई शिवसेना के संदर्भ में, जब पार्टी के चीफ विप के पद से भावना को हटाकर, एक सांसद को हटाकर राजन, जो दूसरे लोकसभा सांसद हैं, उनको नियुक्त कर दिया गया। तीसरा बड़ा झटका आया एकनाथ शिंदे के स्ट्रांग होल्ड ठाणे से। ठाणे की नगर निगम में शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिवसेना के इन सभी पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। उद्धव ठाकरे के लिए सब बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि बृहन मुंबई नगर पालिका के बाद ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी और अहम निगम है। कुछ समय पहले ही ठाणे नगर निगम का कार्यकाल पूरा हुआ है और अब चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर एकनाथ गुट की ये बढ़त ठाकरे गुट के लिए संकट का विषय है। महाराष्ट्र से एक आखिरी खबर ये है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कार्यभार संभाल लिया है। जी, उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी, लेकिन सीएमओ में जाकर, मुख्यमंत्री दफ्तर में जाकर कार्यभार नहीं संभाला था। पार्षद से अपना सफर शुरू करने वाले शिंदे अब मुख्यमंत्री हैं। तस्वीरों में उनके साथ नए नवेले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नजर आए। अगली सुर्खी ये कांग्रेस नेता राज बब्बर से जुड़ी है, जिन्हें आज लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा राज बब्बर पर 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कांग्रेस नेता राज बब्बर को जिस केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है, वो मामला साल 1996 का है। तब मतदान अधिकारी श्री कृष्ण सिंह राणा ने थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर और अरविंद यादव समेत कई लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बब्बर पर आरोप था कि उन्होंने समर्थकों संग मतदान स्थल पर जाकर सरकारी कामकाज को प्रभावित किया और ड्यूटी पर मौजूद लोगों से दुर्व्यवहार और मारपीट की। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से राज बब्बर को जमानत मिल चुकी है। माना जा रहा है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज बब्बर ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। आखिरी सुर्खी, देश की एयरलाइंस इंडस्ट्री में एक नया प्लेयर आ गया है। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला समर्थित एयरलाइन आकाशा एयर को डीजीसीए से लाइसेंस मिल चुका है। आकाशा एयर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लाइसेंस मिलने की पुष्टि करते हुए खुशी जताई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक आकाशा एयर की पहली कमर्शियल उड़ान शुरू हो जाएगी। साथ ही टिकटों की बुकिंग प्रक्रिया को लेकर 15 जुलाई का अनुमान लगाया जा रहा है। अगले 5 बरस में कंपनी ने 72 विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। तो एक तरफ स्पाइस जेट है जो परेशान है अपनी खराब सर्विसेज के चलते और जिसे डीजीसीए की तरफ से नोटिस भी मिला है, और दूसरी तरफ इस नई उड़ान की बात।